नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको बताने वाला हूँ। अब ये जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक समन है और इस समन में मैंने अपने क्लाइंट के सारे डिटेल्स हाइड कर दिए हैं। अब ये मुझे लगता है कि जितने लोग अपने इस चैनल को या फिर वीडियो को देख रहे होंगे, उन सब लोगों के मतलब मान लो 90% लोगों के पास ये ऐसा समन आपको आया होगा। अब ये ज़्यादातर ये कलकत्ता मजिस्ट्रेट कोर्ट से आता है। बाकी लोगों को आया होगा, कोई बैंगलोर से आया होगा, कोई जयपुर से आया होगा, कोई मुंबई, पुणे से आया होगा। बहुत सारी सिटियों में ये जो क्या है, केसेस बैंक जो है, एनबीएफसी कंपनी जो है, ये फाइल करती है। अब मैं आपको ये वीडियो बना के आपको इससे पहले भी मैंने एक ऐसे संबंध में एक वीडियो बनाया था और कैसे उस केस में सेक्शन 25 के केस में हमें हमारा डिफेंस देना होता है, कैसे अपीयर होके हमें आगे की ट्रायल हमें जो है फेस करनी होती है। मैंने इससे पहले सेक्शन 25 का एक वीडियो बनाया था। बट आप मैं बस कुछ लोग जो है मुझे ये समन भेजते हैं, बट समन भेजने के बाद वो उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लेते। मैं उनको बताता हूँ कि आप अपीयर हो जाइए, या तो आप अपने वकील के साहब के द्वारा ये आप अपीयर हो जाइए। बट वो मानते नहीं है, मेरी बात को मानते नहीं है, वो इग्नोर कर देते। उनको पता रहता है कि क्या इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब मैं एक बस अपने क्लाइंट की आज एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। मतलब एक क्लाइंट है हमारे, जो अपने ही व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, कि उनके साथ जो हुआ आपके साथ ना हो। ये मैं आप बस इसमें आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये समन है दोस्तों। देखो क्या होता है, आप जहाँ पे रहते हैं ना, जैसे आप रहते हैं पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, पटना में, जयपुर में, कहीं पे भी रहते हैं, बट वहाँ से आपके स्टेट से ये समन आता नहीं है। आप रहते हैं हैदराबाद में, समन आ गया कलकत्ता से। आप रहते दिल्ली में, समन आ गया कलकत्ता से। तो होता क्या है कि ज़्यादातर एनबीएफसी और बैंक्स जो है, ये यही कलकत्ता साइड पे ही जो है सेक्शन 25 138 के केसेस फाइल कर रही है। इसीलिए मैं ये आपको आज इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि ये समन आने के बाद आपको क्या है, क्या डिसीजन लेना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको अगर ऐसा समन आया, तो आपको सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखना है कि ऊपर ये आपका यहाँ पे आपका केस नंबर रहेगा, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे कंपनी का जो कंपनी ने केस फाइल किया है, और उसके बाद आपका यहाँ पे ऑन द डेट ऑफ 19 मार्च 2026 को आपको यहाँ पे अपीयर होना है। ठीक है। ये आप इसको बस देख लेना, और यहाँ पे ये देख लेना कि ये समन है या वारंट है, क्या है आप, या फिर प्री कॉग्निजेंस नोटिस है, ये आप यहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो वो प्री कॉग्निजेंस नोटिस भेजेंगे और बोलेंगे कि आप इस तारीख को मान लो हैप्पियर हो जाओ। अब प्री कॉग्निजेंस नोटिस पे भी आप नहीं जाते, तो फिर मान लो बाद में होता है ये समन। ठीक है। दूसरे डेट पे तो आपका तुरंत समन करा देते, और समन आता है तो आपको बोलते हैं कि आपको इस डेट को अपीयर हो जाओ। अब फिर भी आप अपीयर नहीं हो जाते, ठीक है, फिर भी आप इग्नोर करते हो, तो फिर आपका ऐसा आप बाद में ई कोर्ट्स पे चेक करते हो, आपको ईमेल या फिर व्हाट्सएप भी आ जाता है बैंक वालों के साथ पास से कि आ, आपके अगेंस्ट जो है हमने अरेस्ट वारंट निकाल दिया है। तो इसी सेम केस का मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, तो ये देखिए केस स्टेज क्या है, ईयर ऑफ वारंट आपको ऐसा वहाँ पे दिख जाता है। एक मिनट का, हाँ बोला ना। Halo Sir, Sare बोलतो महेश सारे. हाँ, तर तुम्ही आहेत ना ऑफिसला? मी निघलोय आम्ही. या लवकर या. हो, 15-20 मिनिटात पोहोचतो. चल ओके। चालेल, चालेल. ठीक. हो. तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये जैसे आपको समझ में आता है, तो आपको यहाँ पे इसको इग्नोरेंस नहीं करना। आपके जो भी लोकल एडवोकेट है, या फिर आपकी पहचान की जो वहाँ के कलकत्ता के हो, या फिर जो भी कोर्ट के हो, वहाँ पे आप संपर्क करिए, उनको ये समन दिखाइए, और एक वकालतनामा उनको देके जो है उनको आपके बिहाफ में जो है अपीयर करने के लिए बोलिए। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है कि मैंने इनको बोला था अपने क्लाइंट को, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, बोला कि सर ऐसा-ऐसा मुझे समन आया है। मैंने उनको बोला था कि आप वकालतनामा दीजिए, हमारे जो भी पैनल लॉयर है,
वहाँ पे उनको अपीयर करेंगे और कोर्ट से नेक्स्ट डेट आपको दिलवाएँगे, ताकि आपका वारंट ना हो जाए। अब यहाँ पे कल की तारीख थी, आज 20 तारीख है, 20 मार्च। कल की तारीख में इन्होंने पूरा दिन वैसे ही रखा और शाम को जब ये ई-कोर्ट ऐसा अपडेट हुआ, देखिए, ऐसा ई-कोर्ट आप वो तुरंत मेरे को उन्होंने भेजा कि सर मेरे नाम का ईयर ऑफ वारंट हो गया है और नेक्स्ट डेट ये है। अब वो डर गए, घबरा गए, अभी क्या होगा, अरेस्ट वारंट निकला है। वैसे तो ये अवेलेबल होता है, ठीक है, बट फिर भी अवेलेबल होता है तो पुलिस आएगी ना, बेवजह परेशान करेगी और सारी चीज़ें वो आगे की प्रोसीजर मैं आपको भी बताऊँगा कि करीबन पकड़ लीजिए 1 महीने के अंदर आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा। जैसे वारंट होता है बोलेंगे आप आ जाइए, ठीक है, अवेलेबल वारंट है आपके नाम का, तो फिर आप बेल बॉन्ड फर्निश करिए या फिर वहाँ पे जो भी है पुलिस स्टेशन में जाके बेल बॉन्ड फर्निश करने के बाद आपको वो तो तुरंत छोड़ देंगे, बट आपको बोलेंगे कि नेक्स्ट डेट पे जाके आप इस वारंट को आप कैंसिल करिए और बेल ले लीजिए। फिर भी आप नहीं जाते तो फिर आपका नॉन बेलेबल वारंट निकलेगा। फिर भी आप इग्नोर करते हैं तो नॉन बेलेबल, तो फिर तो पुलिस आपको नहीं बोलेगी। पुलिस बोलेगी आप आगे आके यहाँ पे बैठ जाओ अभी, आपको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं हम कलकत्ता, वहाँ पे जाके आपका जो भी है कोर्ट डिसाइड करेगी, वो आपको बेल लेना है, क्या लेना है। मैं आपको बस इस वीडियो के माध्यम से यही समझाऊँगा कि आप ऐसे समन या फिर प्रीकॉग्निस नोटिस आते हैं तो इसको आप इग्नोर ना करिए दोस्तों। मैं बार-बार आपको बताता हूँ, मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि आप कोर्ट की जो भी आपको नोटिसेस आते हैं, समन आते हैं, आप इसको इग्नोर ना करिए। आपको देखिए कोर्ट तो नहीं आएगा बट पुलिस ज़रूर आपको तंग करेगी, लोकल पुलिस ज़रूर आपको तंग करेगी। आपको कॉल करेगी, पुलिस स्टेशन बुलाएगी, बिठा के रखेगी। अब मेरे पास ऐसे इतने सारे केसेस हुए हैं कि पुलिस बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशान कर रही है, ऐसे मुझे कॉल करके लोग पूछते हैं। बट मैं जैसे मेरे से जुड़े तो मैं वहाँ पे पुलिस वालों से भी बात करता हूँ, उनका वहाँ पे भी सॉल्यूशन हम कराते हैं। फिर वारंट भी हो गया ऐसा, तो हम उनको वहाँ पे कलकत्ता अपने लॉयर के थ्रू जो है वहाँ पे भेज के और लॉयर के थ्रू बेल भी करवाते हैं, या फिर हो सकता है वो वारंट रिकॉल करने की मतलब नहीं भी जा सकते तो कुछ रिकॉल करने का भी प्रोसीजर, वारंट रिकॉल करने का भी प्रोसीजर होता है, वो भी एक हम करके देखते हैं। अगर वो नहीं हो पाता तो फिर वहाँ पे जाके उनको बेल दिलवाते हैं, वारंट वहाँ पे कैंसल कराते हैं। देखिए फिर आगे की ये सिचुएशन तब आती है जब हम अगर इग्नोर करते हैं, मतलब ईआरआर वारंट तभी होता है जब हम इसको इग्नोर करते हैं। अब जैसे इन क्लाइंट को मैंने बोला था 19 को, 19 से पहले उन्होंने 5 दिन पहले मुझे उन्होंने भेजा था। मैं बोला था कि हम अपीयर होंगे, आप नहीं जा सकते, एटलीस्ट वकील साहब को भेजेंगे, तो आपको ये नौबत नहीं आएगी कि वारंट नहीं निकलेगा। अभी इन्होंने इग्नोर कर दिया और रात को ही मुझे 19 तारीख को ये तारीख को जैसे ईआर वारंट हो गया तो मेरे को रात रात को ही फ़ोन कर दिया, बोले सर मेरे नाम का ईआर वारंट हो गया है, अब क्या करें सर? परेशान होने चालू किए। मतलब ऐसा सिचुएशन आप पे ना आए, इसलिए मैं आपको बोलूँ जैसे वारंट ऐसा समन आ जाता है तो आप इसके ऊपर खुद हो नहीं हो सकते, एटलीस्ट वकील साहब के द्वारा आप अपीयर हो जाइए, ताकि वकील साहब अपना वकालतनामा या फिर अंडरटेकिंग दे के वहाँ पे आपके बिहाफ़ में वो रिप्रेजेंटेशन दे के आगे की डेट ले लेंगे, आगे की तारीख ले लेंगे और आपका वारंट जो है नहीं होने देंगे, ताकि आपको इमीडिएटली कहीं भागना ना पड़े, ठीक है? आप इसको इग्नोर करते हैं तो तुरंत आपको भागना पड़ेगा, फिर वहाँ पे कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा, बेल लेना पड़ेगा, आपको काम-धंधा जो भी छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी पैसे की तंगी चल रही है, फिर आपको पैसे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे बेल के, है ना? ट्रैवलिंग चार्जेस वगैरह भी आपको आने-जाने का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। ये सारी नौबत क्यों आने देनी है ना? सबसे पहले तो आप ऐसे अगर नोटिसेस आते हैं प्रीकॉग्निजेंस हो या फिर ये ऐसे समन आते हैं, तो आपको ज़रूर वकील साहब से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको मेरी मदद लगे, तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, हम भी यहाँ पे सॉल्यूशन आपका यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है? मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, अगर मेरी कुछ मदद लगे तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप इग्नोर नहीं करना, यही मैं आपको इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा, ठीक है? ताकि आपके साथ आगे की जो चीज़ें हैं वो आपके साथ ना हो, ठीक है दोस्तों? तब तक दोस्तों आप एक और भी इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके साथ ये जो कंप्लेंट कॉपी आती है, ठीक है? क्योंकि आगे की ट्रायल के लिए जब ये आपके बिहाफ़ में एडवोकेट वकालतनामा फ़ाइल करते हैं, ठीक है? तो ये जो कॉपी आती है वो आप सँभाल के रखना। इसमें ये बोला गया रहता है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको एक बताऊँगा, ये 7,655 रुपए के लिए बस ये केस उन्होंने किया है। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलेंगे सर इतना अमाउंट हम अगर भरेंगे,
ठीक है? तो क्या हमारा ये केस विथड्रॉ हो जाएगा क्या? तो आप डायरेक्ट अगर भरते हैं बैंक में तो वो विथड्रॉ नहीं होगा। आप कोर्ट के थ्रू अगर ये अमाउंट भर देते हैं, फिर आपको कोर्ट में जाके गिल्टी प्लीड करना पड़ेगा। कोर्ट आपके ऊपर हो सकती है कुछ फाइन भी लगाए, फिर वो जाके केस क्लोज, मतलब वो केस जो है वहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो सकता है। बट ये ज़्यादातर लोग क्या, ये जो बैंक एनबीएफसी कंपनी होती है कि एक ईएमआई पे उन्होंने, मान लो आपने इतना ईएमआई भर दिया है, ये केस बाद में क्लोज भी हो गया, तो दूसरा ईएमआई तो आपका बाउंस हुआ ही रहता है, तो वो दूसरे ईएमआई पे आपका केस करेंगे। तो आप ये जो अमाउंट दिया है ये भरने के बाद भी और दूसरा केस आपके ऊपर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पे आपका नहीं निकलने वाला। सॉल्यूशन कब निकलने वाला है, आप इसको क्लोज करने के पीछे आप ना पड़िए, इसमें ट्रायल आप आगे बढ़ाइए। ट्रायल आप उसमें डेट्स वगैरह ले लीजिए, जो भी आपका ट्रायल आगे बढ़ाइए। आपको बस इतना ही काम करना है कि आपको सेटलमेंट करने की जो है वहाँ पे कॉन्टैक्ट, जो भी कंसर्न बैंक होगी, एनबीएफसी कंपनी होगी, उनको कॉन्टैक्ट करना चालू करना है। जैसे आपका सेटलमेंट होता है, ठीक है? जैसे आपका सेटलमेंट होता है तो ये बैंक खुद जो है, एनबीएफसी कंपनी खुद जो है, ये केस जो है विथड्रॉ करती है। अब बहुत सारी बार ये ऐसा भी होता है कि आप सेटलमेंट करते हो बट ये बैंक जो है केस विथड्रॉ नहीं कर रही, एनबीएफसी कंपनी विथड्रॉ नहीं कर रही, तो भी वहाँ पे अपने वकील साहब द्वारा जो सेटलमेंट लेटर होगा, जो भी पेमेंट ट्रांज़ैक्शन होगा, वो आप वहाँ पे कोर्ट में पेश करिए। तो फिर वो सामने वाले जो भी अपोजिट पार्टी वाले एडवोकेट से पूछ के ये केस को जो है डिस्पोज ऑफ वो कराएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सी सारी सेक्शन 25 या फिर 420, आजकल 138, सॉरी 138 भी हो रही है, और 316 318 तो बनती नहीं, फिर भी ये ट्रायल चलाते हैं, है ना? तो वहाँ पे भी आपको ऐसा ही डिफेंस देके केसेस जो है डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे, सेटलमेंट आपको करनी पड़ेंगी। मैं तो यही बोलूँगा कि सेटलमेंट ही एक लास्ट सॉल्यूशन है। सेटलमेंट करने से होता क्या है कि आपका जो है केस ही खत्म हो जाता है, और आपको कॉल्स भी बंद हो जाते हैं आने, विजिटर्स लोग जो भी घर पे आते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। तो मैं तो बोलूँगा, मान लो आपका 5 लाख अमाउंट है, 20-25% यार माँग लो आप सेटलमेंट, बार्गेनिंग करो जितना कम हो सके। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 15-15% में भी सेटलमेंट कर चुके हैं, तो क्यों नहीं आप सेटलमेंट करके ये सारा कुछ, मतलब जैसे आप वहाँ पे वकील साहब भी देंगे, लॉयर साहब भी देंगे, वहाँ पे उनको भी जो है उनका फीस का आपके खर्चा हो जाएगा, है ना? तो कोर्ट में पैसा खर्चने से अच्छा कि आप बैंक से सेटलमेंट करिए। कोर्ट से तो बस वकील साहब को अपीयर करा के थोड़ा-सा डेट बढ़ा के ले लीजिए, तब तक आप उसको सेटलमेंट करिए। नेक्स्ट डेट में तो जो भी सेटलमेंट हो जाएगा वो दिखा के वो तो केस जो है विथड्रॉ करने के लिए बोल देंगे, या तो कोर्ट में डिस्पोज ऑफ करने के लिए बोल देंगे, है ना? तो ऐसा आप काम करिए, ट्राई करिए। आप जैसे केस हो जाता है तो आप डेट्स बढ़ाइए और डेट्स ले लीजिए, एडजर्नमेंट ले लीजिए कोर्ट को रिक्वेस्ट करके वकील साहब के द्वारा, और आप सेटलमेंट की जो है प्रोसीजर में आप लग जाइए। कोर्ट में भी हम सेटलमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सामने वाले वकील साहब को हम बोल के कोर्ट से भी कोर्ट में भी, मतलब वो उनका रिपोर्ट, बट क्या होता है कि वो वकील साहब से बात करेंगे सामने वाले बैंक वाले, तो उनके पास होते हैं 4-4 हज़ार केस। तो दिक्कत ये है कि आपका रिकॉर्ड बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से आने तक वो थोड़ा-सा क्या होता है, 2-4 डेट वहाँ पे ही निकल जाता है। इससे तो अच्छा कोर्ट में सेटलमेंट करने से अच्छा आप डायरेक्ट बैंक से बात करोगे, एनबीएफसी कंपनी से बात करोगे, तो ही आपका वहाँ पे जल्दी सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए, ये जो वीडियोज़ है मैं बस एजुकेशनल पर्पज़ बनाता हूँ दोस्तों। ये कोई तरीका नहीं है आपको लोन डुबाने का या फिर लोन से बचने का, ठीक है? आपको लोन देना ही है, रिपेड करना ही है, सेटलमेंट ज़रूर करना है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।